अस्सलाम वालेकुम। समझो ना जन्नत यार, अगर मैंने कहे और निकाह किया तो वो खुदकशी कर लेगा। जन्नत की दोस्त मुनाल उसे बार बार वासिफ के लिए मनाने की कोशिश कर रही थी। जन्नत और मुनाल दोनों कॉलेज फ्रेंड्स थी और अब यूनिवर्सिटी में भी दोनों एक साथ पढ़ती थी। बस डिपार्टमेंट अलग थे, लेकिन दोनों एक दूसरे से हर बात शेयर करती थी। मुनाल वासिफ से बेइंतहा मोहब्बत करती थी और बार बार जन्नत को मना रही थी, क्योंकि जन्नत का मानना बेहद ज़रूरी था। जन्नत ही वो वाहिद लड़की थी जो मुनाल की घर से भागने में मदद कर सकती थी। बस कर दे मुनाल, तुम्हारा मसला क्या है? तुम्हें अपने माँ बाप नजर नहीं आ रहे? तुम्हें उसकी खुदकशी भी बुनियाद धमकियाँ नजर आ रही है, लेकिन ये नहीं देख रही तुम्हारा पूरा खानदान हर पल मौत की अजियत से गुजरेगा। तुम्हारा बाप शर्म के मारे मोहल्ले की मस्जिद तक नहीं जा सकेगा। जन्नत का गुस्सा 7वें आसमान पर था। हाँ, तो अगर इस बाप को मुझसे इतना प्यार है तो मेरी शादी वहाँ क्यों नहीं कर देता जहाँ मैं कह रही हूँ। मुनाल ने जन्नत के सामने अपने दलील पेश की। इसको जन्नत ने सर झटक कर इग्नोर कर दिया। जन्नत वो खुदकशी कर लेगा, प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश तो कर। मुनाल ने आंसू बहाते हुए एक और जवाब पेश किया। बस कर दे यार, और उसको बोल जो करना है कर ले, मरना है मर जाए। ऐसा करो कि मेरी सहेली से बात कर लो, क्योंकि मुझे ऐसे 2 से 4 खंभों का पता है जो दूर से ही बंदे को खींच लेते हैं और बंदे को मार कर रही छोड़ते हैं। जन्नत ने भी पूरे जोश वाले अंदाज में उसको हल बताया था। और उसको कैसे बोल दो यार, मैं खुद भी तो नहीं रह सकती ना उसके बगैर। मुनाल ने इल्तिजाई नजरें एक बार फिर जन्नत पर डाल दी। तुम रह लोगी, इन फेकट हर बंदा ही किसी के बगैर रह सकता है। एक बात बताओ, दुनिया में हजारों लोग मरते हैं, क्या उनके साथ उनके खानदान वाले भी मर जाते हैं? क्या कभी देखा है बच्चे की मौत पर माँ भी साथ ही मर गई हो? क्योंकि एक माँ से ज्यादा प्यार किसी इंसान को कौन कर सकता है? नहीं देखा ना, तो बस हर कोई रह सकता है। हाँ, बस रहन सहन के तरीके थोड़े से बदल जाते हैं, लेकिन वो भी वक्त के साथ साथ ठीक हो जाता है। और तुम फिक्र ना करो, मैं हूँ ना, मैं तुम्हें संभाल लूंगी। जन्नत ने लंबा सा जवाब देकर जान छुड़ाना चाही। जन्नत, तुम रह लोगी। तलाल के बगैर मुनाल ने जन्नत की आंखों में जानते हुए एक सवाल किया। उफ अल्लाह, शर्म करो मुनाल, मैं और तलाल क्यों दूर रहेंगे? और वैसे भी वो मेरा एक अच्छा दोस्त है, उसके अलावा कुछ नहीं है। जन्नत ने सफाई पेश की। मुनाल ने भी एक ठंडी आह भरी, जैसे कहना चाह रही हो कि मैं सब जानती हूँ। तलाल जन्नत का खालाजाद था और दोनों अपना बचपन एक साथ गुजारा था। दोनों हर जगह एक साथ नजर आते थे। कोई भी उनको देखता तो पहली नजर में ही कह जाता कि दोनों में मोहब्बत मिसाली है। दोनों एक दूसरे के बगैर रह भी नहीं सकते थे और एक दूसरे की मोहब्बत को मानते भी नहीं थे। एक बार फिर सोच लो जन्नत, क्योंकि वो अपनी माँ का लाडला बेटा है, अगर उसने दिल बर्दाश्ता होकर खुदकशी कर ली तो मुनाल ने उसे मनाने की एक आखिरी कोशिश करते हुए कहा, मुनाल मेरी जान, वो कुछ नहीं करेगा। ये बस आजकल के लड़कों के चोंचले है। एक को छोड़कर दूसरी और दूसरी से तीसरी लड़कों से मोहब्बत होती है। इनको और आजकल मोहब्बत कुछ नहीं होता, सब जिस्म के खेल है, सब जिस्म के ख्वाहिश में मरे जाते हैं। जन्नत ने इस दफा समझाने में नरमी बरती थी। तुम कैसे कह सकती हो, ये जिस्म की ख्वाहिश है, हर लड़का एक जैसा नहीं होता। इस दफा मुनाल के अल्फाज के साथ आंसू भी निकले थे। मैं क्यों नहीं कह सकती, आखिर अपने बचपन में यही कुछ तो देखा सहा है। जब जिनसी ख्वाहिश का दूर दूर तक लफ्ज भी नहीं सुना था, तब मुझे इसका रद्द-ए-अमल याद करवा दिया गया था। एक मर्द इंसान नहीं हैवान होता है, दरिंदा है, जिसको जिस्म के जायकों के अलावा कुछ नहीं पता। गोया जन्नत आज फट पड़ी थी। मुनाल और जन्नत 5 साल से एक साथ पढ़ रही थी, पहले कभी नहीं देखा था। छोटी सी बात पर घंटों हंसने वाली लड़की आज क्या कुछ बोली जा रही थी। मुनाल अपने कानों पर यकीन नहीं कर पा रही थी। उसने तो कभी सोचा भी नहीं था जन्नत जैसी लड़की कभी सीरियस हो सकती है। वो लोग तो जन्नत पर रश्क करती थी कि वो इतनी आसाइशों में है, इतनी हंसती हंसाती है, लेकिन वो पहली दफा देख रही थी कि जन्नत जैसी लड़की के दिल में इतना गुबार है। ये लड़की अपनी माजी में कुछ सहकर आई है। मुनाल जन्नत की लड़कों के लिए नफरत तो जानती थी, लेकिन आज इतने जहरखंद अल्फाज पहली बार सुन रही थी। मुनाल अपने ख्यालों से निकलकर जन्नत को तसल्ली देने के लिए मुड़ी देखा कि केमिस्ट्री लैब में दूर दूर तक किसी आदमजात का निशान तक न था। उसके बाद जन्नत घर आ गई, कुछ काम किया और रात को काफी लेट सोई। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे उस पर एटम बम गिरा दिया गया हो
اور ساتھ میں اماں کی چیختی ہوئی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ وہ ہڑپڑا اٹھی اور بیٹھی۔ اٹھ جا، کب تک سوتی رہے گی؟ تیری گاڑی آنے والی ہے۔ اللہ، میں کیا کروں؟ اٹھ جا، 7:10 ہو چکے ہیں۔ اماں اس کو للکارتے ہوئے کھانا بنانے کی تیاری میں مشغول تھی۔ فاطمہ کی ہیپی مارننگ اسی کے ایک قوالی کے ساتھ ہوتی تھی۔ اب اماں باقاعدہ کمرے تک پہنچ آئی تھی۔ جنت اٹھ جا، 7 بج گئے ہیں، پھر بھاگو گے؟ اپنی چیزیں سمیٹتی ہوئی اور ہر دن کی طرح کوئی نہ کوئی چیز گھر ہی بول جاؤں گی۔ کیا ہے ماں، ابھی 6 بھی نہیں بجے ہوں گے۔ آپ کا ٹائم ہمیشہ 1 گھنٹہ آگے ہوتا ہے۔ اوپر سے سارا خواب توڑ لیا۔ میرا ہائی کتنا مزہ آ رہا تھا۔ میری مہندی کی رسم میں وہ کمبل کے اندر منہ کر کے بڑبڑائی اور پھر سے سونے کی کوشش کرنے لگی۔ جاؤ، آج تمہارا گاڑی والا تمہیں چھوڑ کر چلا جائے۔ اماں بھی پھر اماں تھی، کہا اتنی جلدی جان چھڑواتی؟ اف اللہ، اماں آپ ماں ہے؟ اماں آپ ماں ہے یا بنگالی بابا؟ ہر وقت الٹی دعائیں دیتی رہی ہے۔ اور رہی بات وین کی تو شوق سے چھوڑ کر جائیں۔ میرا طلال ہے نا، میری 1 کال کی دیر ہے، وہ مجھے پورا پک اینڈ ڈراپ کر دے گا۔ طلال کے ذکر پر ہی جنت کا چہرہ کھل جایا کرتا تھا۔ آ جائے اماں، آپ بھی تک گئی ہوگی۔ یہ کہتے ہوئے جنت نے اماں کو بھی اپنے ساتھ بستر پر کھینچ لیا۔ جنت اٹھ جا، اس سے پہلے کہ میں جوتا نکال لوں۔ آج تیری بابا بھی گھر نہیں ہے، تمہیں میرے ہاتھ سے چڑھانے بھی کوئی نہیں آئے گا۔ اماں دنگ بھی دیتے ہوئے واقعی اپنی جوتے نکال چکی تھی اور اب ہوا میں لہرا کر آخری دھمکی جاری کر رہی تھی، جو واقعی جنت پر اثر کر گئی اور وہ کمبل پھینک کر باقاعدہ اماں کے آگے ہاتھ جوڑ کر رہی تھی۔ اماں، میری پیاری ماں دیکھ کر میری آنکھوں میں یہ نادانی اور چوڑ گئی۔ دیکھو، میں اٹھ گئی ہونا، اور آج تو سارا گھر صاف کر کے جاؤں گی۔ وہ مکھن لگاتے ہوئے التجا کر رہی تھی، کیونکہ اب ماں واقعی غصے میں آ چکی تھی۔ اماں کے کمرے سے جاتے ہی جنت کی نظر کمرے میں لگی اور کلاک سے ٹکرائی، جس میں ابھی 6 بجے نہیں بجے تھے۔ مطلب اس کا اندازہ ماں کے بارے میں بالکل صحیح تھا۔ ابھی وین کے آنے میں 45 منٹ باقی تھے۔ آدھے گھنٹے میں اس نے کمرے کی صفائی کی اور پھر یوں ہی تیاری میں لگ گئی۔ برش کر کے کول کے سوتی تھی۔ وہ ایک پرکشش اور پراعتماد شخصیت کے مالک تھی۔ اس کی آنکھوں میں ہر وقت کوئی نہ کوئی نئی شرارت کی جھلک صاف نظر آتی تھی، تو ان آنکھوں کو مزید خوبصورت بنا دیتی تھی۔ گال پر تل اور اس کے نیچے ایک خوبصورت سا ڈیمپل اس کی خوبصورتی کو مزید نکھارتا۔ اس کی دوست اس کو ڈیمپل کو یا کہہ کر چھیڑتی تھی، کیونکہ آج کل وہ ایک انجانی محبت کے سحر میں سختی سے جکڑی جا رہی تھی۔